गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी एकदम अच्छे होंगे। और जैसा कि आपके बीच में थंबनेल लगा हुआ है, आज आपको राजस्थान इतिहास के जो विगत एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन। तो एक बार आप सभी क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, नमस्ते। तो आज अपन चर्चा करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? इनमें से कौन सा शासक है जिसके काल में दिल्ली में शिवालिक जो स्तंभ है उसके अभिलेख को उत्कीर्ण हुआ? क्या पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल में हुआ? क्या पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में हुआ? क्या अर्णोराज के शासनकाल में हुआ? क्या विग्रहराज के चतुर्थ के शासनकाल में हुआ? पहले आप सभी इसका कमेंट करके बताएं एक बार कि कौन से शासनकाल में ये कार्य हुआ था। दूसरी बात यह है, मैं आपको इतने समझा देता हूँ, ये विग्रहराज चतुर्थ जो है इनका शासनकाल जो रहा, इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इनको एक उपाधि मिली हुई थी और इनको उपाधि जो दी गई थी वो उपाधि का नाम है कवि बांधव। कवि बांधव, ये कवियों के आश्रयदाता के रूप में इन्होंने काम किया। इनको कवियों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। आप कमेंट कीजिए जितने इसका आंसर। तीसरी मुख्य बात यह है कि विग्रहराज चतुर्थ जो है उसने बीसलपुर शहर बसाया व योजना चालू की। बीसलपुर शहर का निर्माण में अगर किसी व्यक्ति का योगदान आता है तो विग्रहराज चतुर्थ का आता है। चौथी बात यह है, अजमेर के अंतर्गत अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और ये वही संस्कृत पाठशाला है। इस पर राजा राम मोहन राय इनकी पंक्तियाँ उत्कीर्ण है संस्कृत पाठशाला पर। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं कृपया वो अपने अपने जो ग्रुप है ना उसमें इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़ सके और अच्छे से आपको पूरा कंटेंट मिल सके। आज अपन जो क्लास यहाँ पढ़ रहे हैं ये क्लास वास्तव में ही आपके लिए उपयोगी होगी और सभी जितना भी चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो जिनमें अपन बात करें, चाहे राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, यहाँ तक कि आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, आरएसएसबी बोर्ड की कोई सी भी एग्ज़ाम हो और जिसमें राजस्थान इतिहास आता है वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल क्लासेज है। देखिए, अर्णोराज की यदि अपन बात करते हैं तो अर्णोराज ने अजमेर शहर में एक झील बनवाई और उसका नाम था आना सागर झील का निर्माण करवाया था और ये झील का निर्माण तुर्कों से युद्ध करने के बाद करवाया। तुर्कों से युद्ध करने के बाद इसका निर्माण करवाया। ठीक है। इसके शासनकाल में विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आपने सब कुछ देख ही लिया। तृतीय के बारे में अपन बाद में देखेंगे। तो प्रश्न जो आपके सामने है वो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो राइट आंसर जो होगा वो विग्रहराज चतुर्थ होगा। आपको मैं बता दूं, अभी आरएएस प्री एग्ज़ाम लगा था
और RAS जो प्री एग्ज़ाम लगा ये 2023 में लगा। 2023 RAS प्री एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न आया कि दिल्ली पर अधिकार सबसे पहले किसने किया था, तो वो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। ध्यान रखना, इनका साम्राज्य जो था ये दिल्ली तक फैल चुका था। इनका जो साम्राज्य था वो दिल्ली तक फैल चुका था और दिल्ली पर अधिकार इन लोगों ने किया, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो सांस्कृतिक भी थे और स्थापत्य कला से जुड़े हुए भी थे, साथ में संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए भी थे, और इनके शासनकाल को इसी कारण से स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? क्या अजमेर है, क्या रणथंभौर है, क्या हाड़ौती है, क्या नाडोल है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ जैसा कि अपन को समझना है, पहले थोड़ा सा ये अपने राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप में यदि हम देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ एक झील है, और इस झील का जो नाम है वो झील का नाम है जी सांबर झील। क्या नाम है? सांबर झील है। और सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था पूरा सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, इसका नाम था सपाद-लक्ष। क्या नाम था? सपाद-लक्ष। सपाद-लक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख लोगों का समूह। 1.25 लाख लोगों का समूह। ये सपाद-लक्ष नामक एक जगह थी। यहाँ पर चौहानों ने, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने इस जगह पर सन 551 ईस्वी में, सन 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी। कौन से वंश की? चौहान वंश की नींव रखी। तो चौहान वंश का संस्थापक अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न आए कि चौहान वंश का संस्थापक कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वासुदेव चौहान जो है ये चौहानों का संस्थापक है। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है, चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। यशराज का आंसर आ रहा है कि फर्स्ट होगा यानी अजमेर। नहीं, अजमेर नहीं होगा, मैं भी आपको समझा देता हूँ और भी अच्छे से कि तो आपको ये थीम तो समझ आ गई होगी कि यहाँ एक सांबर झील है। सांबर झील के आसपास जो लोग रहते थे उस एरिया को यानी उस जगह को, स्पेसिफिक उस जगह का नाम क्या है? सपाद-लक्ष है। सपाद-लक्ष का अगर आपसे कभी कोई अर्थ पूछे तो आपको कहना है 1.25 लाख लोगों के समूह को सपाद-लक्ष कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने सन 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस व्यक्ति ने अपनी जो राजधानी बनाई वो राजधानी बनाई थी अहिछत्रपुर को। किसको राजधानी बनाई? अहिछत्रपुर को इसने राजधानी बनाई थी। अहिछत्रपुर, ये राजस्थान पुलिस 2011 में ये प्रश्न आ चुका है कि अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम नागौर है। क्या नाम है? नागौर है। अहिछत्रपुर का जो वर्तमान नाम है वो नागौर है, और इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। उसके बाद में चौहान वंश को एक शासक हुआ जिसका नाम था अजयराज। अजयराज यहाँ से चला जाता है कहाँ? अजमेर में, और अजमेर में जाकर सन 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली अजयराज ने। कहाँ पर? अजमेर में। कौन से शहर में? अजमेर में। और यहाँ एक किला भी बनवाया, एक दुर्ग भी बनवाया, और उस दुर्ग का नाम क्या है? अजयमेरु। क्या नाम है उस दुर्ग का? अजयमेरु उस दुर्ग का नाम है। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि उस दुर्ग का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि उस दुर्ग का नाम अजयमेरु है, जो कब बनवाया था? 1113 ईस्वी में बनवाया था। जो अजमेर शहर की आपको पता लग गया होगा कि अजमेर की स्थापना तो कब हुई? 1113 में। इसके बाद में अजमेर के बाद में रणथंभौर वंश शुरू होता है, और रणथंभौर में जो चौहान वंश का संस्थापक है उसका नाम है गोविंदराज। क्या नाम है? गोविंदराज।
और ये पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय जो है उनके सुपुत्र हैं और इन्होंने 1194 ईस्वी में कौन सा चौहान वंश कहाँ बसाया? अजमेर शहर में। हाड़ौती के जो चौहान है ये अलग चौहान है, हालांकि है चौहान ही ये भी। और सबसे पहले इनमें से जो ऑप्शन है उसके अनुसार 950 ईस्वी के लगभग जो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना हुई। नाडोल जो है ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पाली जो जिला है उसके पास में नाडोल है। और 950 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नाडोल होगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर सपाद लक्ष्य होता तो पहला आंसर जो होता वो सपाद लक्ष्य ही होता, क्योंकि यहाँ दिए गए ऑप्शन में नाडोल में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना हुई थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो 4th नंबर का होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? क्या 4 युद्ध लड़े गए, 3 लड़े गए, 2 लड़े गए या 1 लड़े गए? सबसे पहले आपको आंसर देना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताएं कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कब लड़े गए, कौन सी सन में लड़े गए और युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। ये तीनों चारों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इनका। और अभी आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके जो स्टेटस है उस पर एक बार क्लास को लगाना, ताकि आप लोगों को भी एहसास हो कि क्लास वास्तव में अच्छी थी। हाँ भाई देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय कह दो या चौहान कह दो, तृतीय कह दो या चौहान कह दो। गुर्जर प्रतिहार वंश आपने सुना होगा, ठीक है। ये सारी पुरानी बातें हैं जिसके ऊपर अपन कभी रिटन एग्जाम में चर्चाएं करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1192 ईस्वी में। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था जी 1177 ईस्वी में। अपन कह सकते हैं राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में हो गया। ये बच्चे थे तो इनकी संरक्षिका के रूप में जिसने काम किया, संरक्षिका वो इनकी माँ थी और उनका नाम था कर्पूरी देवी। इनके जो मंत्री थे या सेनापति रहे, उनका नाम है कैमास या कदम्बवास भी नाम मिलता है, कदम्बवास भी उनका नाम मिलता है। ये दोनों नाम इनके मिलते हैं। इनकी 11 वर्ष की अल्पायु में थे तो संरक्षिका माँ कर्पूरी देवी बनी। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। इनका जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में एक जगह पड़ती है आहिल पाटन, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये जगह जो पड़ती है ये गुजरात में है। इनके ननिहाल में कह सकते हैं इनका जन्म हुआ, क्योंकि सोमेश्वर चौहान तो चाहते ही नहीं थे कि हाँ, यशराज का आंसर एकदम राइट आया, 2 बार युद्ध हुआ है। तो देखिए, इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो अजमेर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि उनके अजमेर के सिंहासन पर उन्हें बैठना पड़ा। इनके जो पृथ्वीराज तृतीय के चाचा थे अपार गांगे वगैरह, उन लोगों ने इनको यानी यहाँ से युद्ध हुआ और सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है। बाद में पृथ्वीराज तृतीय जब राजा बनता है तो एक विविध कारण बनता है। कौन कौन से कारण बनते हैं वो सारे कारणों की अपन जांच करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था गोरी, और मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया वो 2 बार युद्ध हुए। 2 बार युद्ध कब कब हुए? फर्स्ट जो बैटल हुआ ये हुआ था
1191 ईस्वी में। और सेकंड जो बैटल हुआ ये हुआ था 1192 ईस्वी में। ये सेकंड बैटल कब हुआ तो आपको बताना है। सेकंड बैटल 1192 ईस्वी में हुआ। अच्छा, ये दोनों जो युद्ध हुए ये एक जगह हुए थे और इन जगह का नाम है तराइन। क्या नाम है, आपसे कभी पूछ लिया जाए जगह का नाम क्या है तो आप कहोगे जगह का नाम है तराइन। और तराइन जो जगह है यह हरियाणा में है। कहाँ है जी, हरियाणा में। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध तो 1191 में हुआ और तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में हुआ। फर्स्ट युद्ध में विजेता जो थे फर्स्ट युद्ध के वो पृथ्वीराज तृतीय थे और सेकंड युद्ध के जो विजेता रहे हैं वो मोहम्मद गोरी रहे हैं। सेकंड युद्ध के जो विजेता हैं वो मोहम्मद गोरी है। हालांकि पृथ्वीराज रासो इस बात को नहीं मानती है कि मोहम्मद गोरी विजय हुआ, लेकिन वास्तविकता यही है कि सेकंड बैटल में पृथ्वीराज रासो सेकंड जो बैटल था उसमें मोहम्मद गोरी विजय हुए हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध लड़े गए वो 2 युद्ध लड़े गए। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो क्वेश्चन बताए उसमें आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, राज्याभिषेक कब हुआ, इन सारी बातों को आप नोट कर लेना। अगर आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बनाइए कि इनका जन्म 1166 में हुआ, मृत्यु 1192 में हुई, राज्याभिषेक 1177 में हुआ जो कि 11 वर्ष की आयु में हुआ, जन्म अहिलपाटन गुजरात में हुआ, इनकी संरक्षिका का नाम कर्पूरी देवी जो कि इनकी माँ थी, इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और इनके मंत्री या सेनापति का नाम कैमास या कदमवास है। तो अपन सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय की देखो पूरी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन से वर्णन करने वाला हूँ, फिर आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कहीं कोई इशू रहेगा ही नहीं। किस तरीके से नहीं रहने वाला वो समझिएगा। ये अपन मान लीजिए राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, यहाँ अजमेर नामक शहर है और इस अजमेर शहर के ये अजमेर है। जब पृथ्वीराज तृतीय 1177 में यहाँ राजा बनता है कौन, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज थर्ड यहाँ राजा बना। कब बना, 1177 में बना, 1177 ईस्वी में। उस समय यहाँ हरियाणा के टच पर एक हिसार जो जगह पड़ती है यहाँ पर एक जाति थी और उस जाति का नाम है भंडानक। एक्चुअली पृथ्वीराज तृतीय का जो ननिहाल था वो दिल्ली में था और इधर को ये यूपी का एरिया पड़ता है और यूपी में 2 स्थान बड़े अच्छे हैं, एक का नाम है महोबा और दूसरे का नाम है कन्नौज। ठीक है, इधर को ये आबू पर्वत जो था यहाँ सिरोही था और सिरोही में एक जगह पड़ती है माउंट आबू। ठीक है, इधर को यहाँ नीचे जो जगह है ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ नीचे पड़ता था इसका नाम था गुजरात, जो स्टेट था। अच्छा, गुजरात था, इधर को आपको बता ही दिया मैंने पूरी चीज़ को एकदम माइंड में सेट कर लेना कि राजस्थान में अजमेर में पृथ्वीराज थर्ड का शासन चल रहा था। 1177 में इसका राज्याभिषेक हुआ। घटना है सन 1182 ईस्वी की। कब की घटना की बात कर रहे हैं अपन, सन 1182 ईस्वी की। एक्चुअली पृथ्वीराज तृतीय का जो ननिहाल था वो दिल्ली में था और इनके नाना का नाम था अनंगपाल तोमर। क्या नाम था, अनंगपाल तोमर इनके नाना का नाम था। इनका एक मौसेरा भाई और था जो कन्नौज का राजा था और उसका नाम था जयचंद गहड़वाल। क्या नाम था, जयचंद गहड़वाल। उसका वंश है गहड़वाल, ये ध्यान रखना, जयचंद गहड़वाल है। और जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री है और इसकी पुत्री का नाम है संयोगिता। क्या नाम है, संयोगिता। इसकी पुत्री का नाम संयोगिता है जयचंद गहड़वाल की। जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज थर्ड दोनों जो हैं ये मौसेरे भाई हैं। ठीक है, इनकी माँ भी दिल्ली की थी और जयचंद गहड़वाल जो है उसकी माँ भी देहली से थी, अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई इशू नहीं हुआ होगा। मैंने बताया यह एक जाति है भंडानक जो सतलज नदी से आई थी और ये हिसार के नज़दीक यहाँ हरियाणा में आ चुकी थी।
अनंगपाल तोमर ज़्यादा प्रेम करता था पृथ्वीराज थर्ड से, इसलिए पृथ्वीराज थर्ड को दिल्ली का किला सौंप दिया और उस कारण इनको एक उपाधि मिली राय पिथौरा। आपको उपाधियों में पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज थर्ड की एक उपाधि है राय पिथौरा। तो इन्होंने दिल्ली में एक किला बनवाया और उस किले का नाम था पिथौरागढ़, और उस किले के नाम पर इनको उपाधि मिली और उस उपाधि को कहा गया राय पिथौरा। यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब सुनना, ये पूरी घटना को जब आप समझोगे तब आपको अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आएगी। हुआ ये था कि राजा नियम के अनुसार दिल्ली का जो योग्य या शक्तिशाली व्यक्ति था वो जयचंद था। तो जब पृथ्वीराज थर्ड को अनंगपाल तोमर ने राजा बना दिया तो जयचंद नाराज हो गया और जयचंद आ गया वापस कन्नौज में। ठीक है भाई, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं था। होता यह है, एक बार पृथ्वीराज अपने ननिहाल में था, अपने नाना के पास में, अनंगपाल तोमर के पास में था। इधर से यह संयोगिता भी दिल्ली गई हुई थी, संयोगिता दिल्ली गई थी। इधर से दिल्ली कौन आया था? पृथ्वीराज आया था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई, संयोगिता भी दिल्ली गई थी, पृथ्वीराज भी दिल्ली आया था। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये संयोगिता ने पृथ्वीराज को देखा, पृथ्वीराज ने संयोगिता को देखा, और कहते हैं एक दूसरे से ये प्रेम करने लगे। कौन कौन प्रेम कौन कौन करने लगे? तो पृथ्वीराज प्रेम करने लग गया संयोगिता से। आगे क्या बात समझ में आपको? यहाँ पृथ्वीराज प्रेम करने लग गया संयोगिता से, संयोगिता भी किससे प्रेम करने लग गई? पृथ्वीराज से। आपको पूरी कहानी समझा रहा हूँ मैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं। अब जब ये प्रेम की जो चर्चाएं हैं वो दूर दूर तक फैलने लगी, और चर्चाएं इतनी फैल चुकी थी कि धीरे धीरे ये प्रेम की जो बात थी ये कन्नौज में पहुंच गई। कन्नौज में सुना जयचंद गहड़वाल ने, तो जयचंद गहड़वाल दिल्ली जाता है और अपनी पुत्री संयोगिता को वापस कन्नौज लेकर आ जाता है। यहाँ तक भी ठीक था, कोई बात नहीं है। जयचंद गहड़वाल उस अपनी जो पुत्री है उसको कहाँ ले आया? कन्नौज ले आया। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं रहा, यहाँ तक भी कोई बात नहीं हुई। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज वापस अपने यहाँ आ जाता है अजमेर में। जब वापस ये अजमेर में आ रहा था तो 1182 की घटना थी। इसने अजमेर आकर सुना, अजमेर में इसका एक दरबारी कवि था और उस कवि का नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई उस कवि का नाम था जो इसका दरबारी कवि था और दोस्त भी था। इसने बताया कि एक भंडानक जाति है हिसार में और वो बार बार आक्रमण करके आगे बढ़ जाती है। तो चंद पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? सन 1182 ईस्वी में भंडानकों का दमन किया। ये ध्यान रखना, भंडानकों का दमन कब किया ये प्रश्न आ चुका है 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज की कुछ सेना दिल्ली रहती थी। एक बार इनकी सेना दिल्ली से आ रही थी तो यूपी में एक जगह पड़ती है महोबा। महोबा में वहाँ का महोबा का जो शासक था, और उस शासक का नाम है जी महोबा, और महोबा में इस समय जो शासक है उसका नाम है परमर्दी देव चंदेल। क्या नाम है? परमर्दी देव चंदेल। ठीक है, परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति हैं, एक का नाम है आला और दूसरे का नाम है उदल। ये दोनों बड़े वीर सेनापति थे। आला और उदल जो थे इनके बारे में एक कवि है हरियाणा का, और उस कवि का नाम है जगनीक। जगनीक नामक कवि ने आला और उदल के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार। नमस्ते ममता जी। तो इन्होंने क्या लिखा है? 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार। एक जगनीक नामक हरियाणा का कोई कवि था जिसने आला और उदल के वीरता के बारे में लिखा है कि 12 वर्ष कुकर जिए, कुकर का अर्थ होता है कुत्ता, 12 वर्ष कुकर जिए और 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। ये कोटेशन जो है वो आला और उदल के बारे में जगनीक नामक एक हरियाणा के कवि ने लिखा था। इनकी प्रशंसनीय बातें थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इन दोनों के पास में घोड़े थे। एक बार परमर्दी देव चंदेल ने इनसे अपने घोड़े मांग लिया आला और उदल से। आला और उदल ने कहा, देखिए महाराज, हम आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अपने घोड़े नहीं दे सकते। तो इस बात से नाराज होकर परमर्दी देव चंदेल ने आला और उदल को अपने साम्राज्य से निकाल दिए। ये दोनों के दोनों कन्नौज जाकर रहने लगे।
आला और जो उदल थे कन्नौज जाकर रहने लगे। बात इस बात से हुई, चर्चा इस बात पर हुई, जब 1182 में पृथ्वीराज थर्ड की सेना दिल्ली से महोबा होते हुए वापस अजमेर आ रही थी, तो महोबा में कुछ सैनिकों ने इनकी सैनिकों को घायल कर दिया। किसके सैनिकों को? पृथ्वीराज थर्ड के सैनिकों को घायल कर दिया। वो सैनिकों ने युद्ध भी किया, लेकिन वापस आए और वापस आकर पूरी घटना पृथ्वीराज थर्ड को बताई कि हम महोबा से जब आ रहे थे तो वहाँ का जो राजा है परमर्दी देव चंदेल, उससे हमारा युद्ध हुआ और उसने हमारे कुछ सैनिकों को मार गिराया और कुछ सैनिक घायल हो गए। इस बात से क्रोधित हुआ पृथ्वीराज और इसने सन 1182 ईस्वी में ही महोबा पर चढ़ाई की। और इस चढ़ाई को सुनकर परमर्दी देव ने अपने दोनों सेनापतियों को युद्ध करने के लिए बुलाया और उन दोनों सेनापतियों का नाम था आला और उदल। कहते हैं लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और खुद पृथ्वीराज तृतीय ने इनकी वीरता का बखान किया। बखान इतना किया कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ख्याल में एक चीज आती है नौटंकी। आपने नौटंकी का नाम सुना होगा। नौटंकी में इन आला और उदल की भी नौटंकी आती है, इनके भी बारे में, इनके पात्रों का वर्णन किया जाता है। तो देखिए, पृथ्वीराज थर्ड का पहला दुश्मन तो हो गया महोबा, एक तो भंडारक जाति होगी, दूसरा दुश्मन हो गया महोबा। तीसरी बात करते हैं अपन जयचंद गहड़वाल की। तो ये प्रश्न का उत्तर तो हालांकि परमर्दी देव चंदेल ही है, क्योंकि चंदेल शासक पूछा है तो यहाँ चंदेल वंश था महोबा में, आपको समझ आ गया होगा। गहड़वाल वंश पूछे तो जयचंद है। अब संयोगिता जब दिल्ली से आई तो पृथ्वीराज तृतीय जो था, पृथ्वीराज तृतीय ने जब संयोगिता दिल्ली से आई तो संयोगिता को जब पता लगा कि यार ये दिल्ली से कन्नौज चली गई, तो उसने कहा ये हादसा तो किसी दिन होना ही था, यानी पता तो लगना ही था। मैं जो आपको पंक्तियाँ बता रहा हूँ ये मशहूर एक शायर की पंक्तियाँ हैं जो बहुत अच्छी कविताएं वो लिखते हैं। उन्होंने कहा कि ये हादसा तो किसी दिन होना ही था, मैं बच ही गया वरना एक रोज़ मरने वाला ही था, मेरे नसीब के मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो था वो शादी कर सकता था, वो चाहता तो शादी कर सकता था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय वापस आ जाता है। हुआ क्या, जब जयचंद गहड़वाल को पता चला कि उसकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती है, ये दोनों आपस में दिल्ली के साम्राज्य को लेकर दुश्मन थे ही, तो जयचंद गहड़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचवा दिया। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से वर का चयन करना। कन्नौज में स्वयंवर चालू हुआ। अब दूर दूर से राजा महाराजा आए स्वयंवर में। जयचंद गहड़वाल ने क्या किया, इमेजिन दैट, ये महल का एंट्रेंस गेट है तो यहाँ एक मोम की मूर्ति बनवा दी। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की। मोम की मूर्ति बनवा दी पृथ्वीराज तृतीय की, और उस जगह बनवाई जहाँ राजा महाराजा चप्पल उतारते हैं, स्लीपर्स खोलते हैं। स्वयंवर का समय हुआ। संयोगिता के हाथ में वरमाला थी। उसके हाथ में जो वरमाला थी उसने सभी राजाओं के चेहरे देखे, और राजाओं के चेहरे देखकर एट लास्ट मोम से बनी हुई मूर्ति को माला पहना दी। इस बात से सभी राजा नाराज हुए कि जब आपकी पुत्री को पृथ्वीराज तृतीय से ही शादी करनी थी तो हमें क्यों बुलाया। ये सारी खबर आग की तरह फैली और ये स्वयंवर की खबर आई चंद बरदाई के पास में। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज तृतीय को बताया कि भाई आप संयोगिता ने आपकी मूर्ति को वहाँ माला पहनाई है। तो कहते हैं पृथ्वीराज थर्ड यहाँ से जाता है कुछ सेना लेकर और पहुँच जाता है कन्नौज, और संयोगिता को अपहरण करके शादी करता है। इसलिए ये जो प्रेम विवाह था ये गंधर्व विवाह की श्रेणी में आया था। गंधर्व विवाह, शादी हो गई। वो गाना है ना, मैं तुझे उठा लाया, हाँ, तो ये बहुत सारे सॉन्ग भी इनके ऊपर अप्लाइड हो सकते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने शादी कर ली संयोगिता से। एक्चुअली संयोगिता से शादी के बाद में पृथ्वीराज जो थर्ड था ये विलासितापूर्ण जीवन में व्यस्त हो गया। आगे की घटना सुनना, ये और भी इंटरेस्टिंग घटना है। ठीक इसी समय माउंट आबू जो है
माउंट आबू की एक राजकुमारी है, इसका नाम है इच्छिनी। क्या नाम है? इच्छिनी। राजकुमारी का नाम इच्छिनी है। और गुजरात में यहाँ एक राजा है, और गुजरात में जो राजा है, गुजरात में इस राजा का नाम है भीमदेव सेकंड। ध्यान रखना, भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड जो है ये प्रेम करता है किससे? इच्छिनी से। भीमदेव सेकंड जो है ये प्रेम करता है इच्छिनी से, और इच्छिनी प्रेम करती है जी पृथ्वीराज थर्ड से। फिर वही लपड़ा हो गया, समस्या आखिर को वही आ गई। तो इच्छिनी ने शादी कर ली पृथ्वीराज थर्ड से, इस बात से नाराज हो गया भीमदेव सेकंड। अब अगर आप सोचो कि अगर कोई भी राजा पृथ्वीराज थर्ड के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, उससे युद्ध करता है, तो यहाँ से जितने भी लोग थे ये सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए बैठे थे, पृथ्वीराज तृतीय के दुश्मन थे। ये युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ ही नहीं देते, ऐसी स्थिति हुई। गुजरात में भीमदेव सेकंड यहाँ चालुक्य वंश का था, ये ध्यान रखना। ये कौन से वंश का था? तो चालुक्य वंश का था। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, चालुक्य वंश का था। ये चंदेल वंश का था, और ये गहड़वाल वंश का था। ये तीनों ही इसके दुश्मन बन गए, और दुश्मन इतने बन गए कि पृथ्वीराज तृतीय से जब युद्ध होगा, मोहम्मद गोरी से जब युद्ध होगा, तो उसमें कोई भी इनकी सहायता करने के लिए नहीं आएगा। सबसे बड़ी कमी यही थी। कंडीशन क्या हुई कि इच्छिनी ने इससे प्रेम कर लिया, इच्छिनी ने पृथ्वीराज थर्ड से शादी कर ली, भीमदेव सेकंड भी नाराज हो गया। आपको शायद यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मोहम्मद गोरी जब अटैक करता है, तो अब तक ये पृथ्वीराज थर्ड जो था, एक्चुअली दूसरे युद्ध में हारने का जो कारण रहा वो संयोगिता ही रही थी। तो अब आपको पता लग गया होगा राइट आंसर क्या है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक पूछा है, तो चंदेल में तो क्या करोगे? परमर्दी देव। अगर आपसे पूछ लेता चालुक्य शासक कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होता जी? भीमदेव सेकंड। कौन होता? भीमदेव सेकंड। अगर आपसे पूछ लेता गहड़वाल वंश का कौन सा है, तो आपको आंसर होता जयचंद। क्लियर है? कोई इशू नहीं हुआ होगा, शायद पूरी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक। आगे आपके पास में प्रश्न, अब आपको आंसर देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। देख लो, मैंने जो बताया है वो मैं आपको ये और बता देता हूं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए, चाहे तो ग्रेड थर्ड में आए हो, सेकंड में आए हो, फर्स्ट में आए हो, आरएएस में आए हो, कहीं न कहीं क्वेश्चन आए। 2018 ग्रेड सेकंड का प्रश्न है एसएसटी वालों का। जल्दी आंसर बताओ इसका। क्लास को आप सबको अपने अपने स्टेटस पर भी लगाना है, क्लास को आपको शेयर भी करना है। जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहे, एक्चुअली जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो जुड़ेंगे भी। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। सब जगह लोगों को आपको ये इन्फॉर्म करना है कि भाई क्लास ऐसी भी चल रही है। मेरी बहुत सारी क्लास जो है वो जयपुर में काफ़ी कोचिंग में अपलोडेड हैं, लाइव भी हैं, तो आप लोग सभी जुड़े एक बार। भीमदेव सेकंड, ममता कंवर, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर दिया है। सबको आंसर देनी चाहिए। देखो, जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सारे ही स्टूडेंट्स को आंसर देनी चाहिए। भीमदेव सेकंड, आप ए बी सी ऑप्शन भी दे सकते हो, 1 2 3 4। तो आपको शायद आई थिंक ये जो पूरा चैप्टर मैंने बताया था वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि राइट आंसर होगा भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड ये आया हुआ क्वेश्चन आप मैच कर लेना, ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, फ़र्क इतना होता है हमें समझना होता है। अच्छा, जयचंद कहाँ का राजा था पूछ ले तो आप कहोगे कन्नौज का। परमर्दी देव चंदेल कहाँ का राजा था तो आप कहोगे महोबा का। महोबा यूपी में है, और महोबा में जो परमर्दी देव है ये चंदेल वंश है। भीमदेव सेकंड से पहले फर्स्ट था तो वो भी गुजरात का है, ये शासक गुजरात का है, ये ध्यान रखना। और जो राजकुमारी थी वो माउंट आबू की थी और उसका नाम था इच्छिनी, ये उससे प्रेम करता था। अंजू शॉर्ट्स एकदम गुड, 2 आंसर आपने दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कवि बांधव की उपाधि
किस चौहान शासक को प्राप्त थी? क्या विग्रहराज चतुर्थ को थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को थी, अर्णोराज को थी, पृथ्वीराज द्वितीय को थी? आप आंसर बताइए। मैं इतने इनका पूरा क्वेश्चन जो है उसके पोस्टमार्टम करते हैं अपन। इसको दो उपाधियाँ थी, एक तो उपाधि थी दल पुंगल की और एक उपाधि थी राय पिथोरा। राय पिथोरा तो उपाधि इसलिए थी जी क्योंकि इसने एक किला बनवाया और उस किले का नाम था पिथौरागढ़। क्या नाम था? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। और ये किला दिल्ली में बनवाया, ध्यान रखना। दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज को विश्व विजेता कहा गया जी। बिल्कुल ठीक, आपने आंसर बताया है। भावना धाकड़ ने आंसर बताया एक, और गुड आंसर है। तो देखिए अर्णोराज, अर्णोराज जो है ये इन्होंने अजमेर में एक तो आना सागर झील का निर्माण कराया, आना सागर झील का निर्माण करवाया। एक आपने सुना हो वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया अजमेर में। ठीक है, पुष्कर में करवाया था। वैसे पृथ्वीराज द्वितीय इसकी कोई उपाधि नहीं है, इनका क्रम में जरूर नाम पूछा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ जो है इसको कवि बांधव कहा जाता है, कटी बांधव या कवि बांधव, कटी बांधव के नाम से भी आता है, ध्यान रखना, कवियों का आश्रयदाता। और इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है, चौहानों का स्वर्णकाल। बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने एक पाठशाला बनवाई थी अजमेर में और उस पाठशाला का नाम था संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। और इस पाठशाला को मोहम्मद गोरी के गुलाम, मोहम्मद गोरी जो कि गौर प्रदेश से आया था, गजनी से, और उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा कर क्या बना दिया यहाँ पर? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। कहाँ बनवा दिया तो आप बताओगे? अजमेर में। अब देखो ये इतनी जल्दीबाजी में बनाया गया कि इसकी जो नीचे की दीवारें थी ना, यानी ऊपर का सरफेस तोड़ा गया, नीचे की दीवारें नहीं तोड़ी गई। तो ये आज भी नज़र आता है कि भाई ये पहले संस्कृत पाठशाला थी, इसके अवशेष वो खुद ही बताते हैं, यानी वहाँ की दीवारें बताती है। राजा राम मोहन राय जो कि अपने वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, एक समाज सुधारक में उनका नाम आता है इतिहास में, जिन्होंने बहुत सारी प्रक्रियाएं जो थी समाज में सुधारने की, उनके ऊपर उन पर काम किया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल नामक शहर में हुई थी, या तो उनकी पंक्तियाँ वहाँ अंकित है या फिर यहाँ अंकित है। तो आपको ये चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विग्रहराज चतुर्थ होगा। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो पृथ्वीराज प्रथम ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, या विग्रहराज ने? तो अजमेर को राजधानी बनाने की बात है। चौहानों की प्रारंभिक जो राजधानी रही, चौहानों की प्रारंभिक जो राजधानी रही, प्रारंभिक राजधानी, चौहानों की प्रारंभिक जो राजधानी है जी वो तो है अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर को नागौर कहा जाता है, वर्तमान में नागौर। उसके बाद में अजय राज ने 1113 ईस्वी में, कब? 1113 ईस्वी में इसमें अजमेर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की और अजमेर शहर बसाया। शहर के साथ में यहाँ एक दुर्ग बनवाया और उस दुर्ग का नाम है अजय मेरू। कौन सा दुर्ग बनवाया? तो आप कहोगे अजय मेरू दुर्ग बनवाया। आपको मैं बता देता हूँ, ये अजय मेरू जो दुर्ग है एक पहाड़ी पर बना हुआ है और उस पहाड़ी का नाम है गढ़बीठली। क्या नाम है? गढ़बीठली। और इसी कारण इस दुर्ग को कहा जाता है गढ़बीठली दुर्ग। क्या कहा जाता है? गढ़बीठली दुर्ग। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये अजय मेरू जो दुर्ग है, अजय मेरू जो दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग, इसमें एक तो घोड़े की मजार है। क्या है इसमें?
एक तो आपको ध्यान रखनी है, इसमें घोड़े की मज़ार है, घोड़े की मज़ार। एक मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, साहब की दरगाह यहीं पर है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, घूंघट, इमली, बांद्रा, यहाँ की बुर्जों के नाम है। ये प्रश्न वीडियो में आया था, बुर्जों के नाम है, ठीक है। अजय मेरू जो दुर्ग है, इस दुर्ग को 1113 ईस्वी में बसाया गया, और अजय मेरू दुर्ग में ही एक महल है, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। और रूठी रानी जो थी उसका नाम था उमादे। आपको पता होगा उमादे जो पत्नी थी, ये पत्नी थी मालदेव की, मालदेव राठौड़ की। और मालदेव की शादी जो हुई थी वो जैसलमेर से हुई थी। और मालदेव राठौड़ जो थे, इनके सेनापति जेता और कूपा, जिनके बारे में, जिनका युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ था, और उस युद्ध को देखकर आपको पता है शेरशाह सूरी ने एक कोटेशन बोला कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के दाने के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो मालदेव जो राठौड़ थे, इनकी पत्नी शुरू के दिन ही रूठकर इस किले में आ जाती है। तो उमादे जो है उसका यह महल बना हुआ है जिसका नाम है रूठी रानी का महल। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। राइट आंसर जो है वो अजय राज है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रह पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज या आनाराज? जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। निर्मा, जय श्री कृष्णा, जल्दी आंसर दे भाई, क्या आंसर आएगा? आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करें। वैसे मेरी बहुत सारी क्लासेज आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। नरेश शर्मा के नाम से अगर आप क्लास सर्च करोगे तो यूट्यूब भरा हुआ है मेरी क्लासेज से। चित्तौड़ में जो भी हल्दी घाटी क्लासेज है उसमें आज मेरी फर्स्ट क्लास लग रही है, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास का अधिक से अधिक बेनिफिट ले, लाभ ले, ताकि आपकी भारी भरकम जो फीस है उनसे बचा जा सके। ये क्लास आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, तो इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। हाँ भाई, फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, वेरी गुड, विग्रहराज चतुर्थ। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल चौहान शासन का स्वर्ण युग कहलाता है? मैंने आपको बताया था, देखो चौहानों के राजाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले वासुदेव चौहान आए थे, उसके बाद में गुवक फर्स्ट आया था, बहुत सारे शासक आए, पृथ्वीराज प्रथम आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक है। तो उनसे आपको ज़्यादा वो नहीं रखना है। कुछ जो शासक है जिनके कार्य में परिवर्तन है, जैसे गुवक फर्स्ट ने अपने आप को प्रतिहारों से वो घोषित किया था कि हम स्वतंत्र हैं। पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ऐसे इतिहास में देखने को मिलता है। तो बाद में इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, तो वो गुवक प्रथम ने किया था। विग्रहराज जो चतुर्थ था, इसका समय में शासनकाल दिल्ली तक पहुंच गया, और दिल्ली में इस बात की जानकारी मिलती है एक शिलालेख जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक जो सबसे पहला ही प्रश्न था, उस बात से इनकी जानकारी मिलती है। अर्णोराज ने आपको मैंने बताया था कि एक तो आना सागर झील, और आना सागर झील के किनारे में दो चीज़ बता देता हूँ। यहाँ आया था जहांगीर घूमने के लिए अजमेर में, तो जहांगीर ने यहाँ घूमने के लिए आया तो उसने एक उद्यान बनवा दिया आना सागर झील के किनारे, और उसका नाम रखा दौलत बाग। क्या नाम रखा? दौलत बाग। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया और वर्तमान में नाम है सुभाष उद्यान। तो आज जहांगीर पहुंचा बाद में कहाँ? जहांगीर गया आगरा, और जहांगीर ने आगरा में जाकर बताया कि देखो भाई मैं अजमेर गया, और अजमेर जाकर मैंने आना सागर एक झील थी, उस झील के किनारे क्या बना दिया? एक बगीचा बना दिया, एक बाग बना दिया। तो इसके बेटे ने कहा, शाहजहां ने कहा नहीं मुझे भी जाना है घूमने के लिए। शाहजहां आया है यहाँ अजमेर घूमने के लिए,
शाहजहां ने क्या किया, यहाँ एक निर्माण करवाया 12 दरी का। कभी अजमेर जाओ तो आप देखना 12 दरी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था। और दौलत बाग जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है, ये आना सागर झील के किनारे पर है। अगर अजमेर जाने का मौका मिले, वैसे अजमेर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अजमेर की यदि अपन बात करें ना, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरे राजस्थान में IASE उच्च शिक्षण संस्थान 2 ही जगह है, एक तो अजमेर में है और दूसरा बीकानेर में है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, उच्च शिक्षण संस्थान 2 ही जगह है। तीसरी बात आपको मैं बताऊं, अजमेर में और क्या है, RPSC का कार्यालय अजमेर में है। RPSC का कार्यालय, RPSC का कार्यालय अजमेर में है। और कौन सी घाटी पर है ये भी थोड़ा ध्यान रखना, घुंघरू घाटी पर है, घुंघरू घाटी पर RPSC का कार्यालय है। ये 7 सदस्यीय होती है। RPSC जो होती है ये 7 सदस्यीय होती है, 6+1 7 सदस्यीय होती है RPSC। एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं इसमें। अच्छा, तीसरी बात है राजस्व मंडल, राजस्व विभाग का जो कार्यालय है, जहाँ जो ज़मीन का टैक्स वगैरह जमा होता है, वो भी अजमेर में ही है, ठीक है ना। एक राजपूताना संग्रहालय, राजपूताना जो संग्रहालय है ये भी कहाँ है, अजमेर में है। और अजमेर में एक गांव पड़ता है मसौदा, ये कभी आप जयपुर जाने का मौका मिले भीलवाड़ा हाईवे से होते हुए, तो मसौदा एक गांव आएगा बीच में, ये राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है। राजस्थान का प्रथम साक्षर जो गांव है वो मसौदा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, साक्षर गांव। अजमेर में अब तो पहले बता रहा हूँ मैं, पहले के ज़िले के अनुसार किशनगढ़, तो किशनगढ़ जो है यहाँ मार्बल मंडी है, मार्बल मंडी है। हमारे यहाँ देखो लोग घूमने के लिए भी कहाँ जाते हैं, मार्बल मंडी जो किशनगढ़ में है ना, यहाँ वाइट पूरा एक तरीके से वाइट हो रखा है, इसका जो कचरा है वो वाइट होता है। अब उस कचरे पर लोग फ़ोटो लेते हैं, ऐसा नज़र आता है दूर से फ़ोटो लेने पर कि आप मानो स्विट्ज़रलैंड में फ़ोटो लिया हुआ आपने, जो पिक्स वगैरह लिए हुआ ऐसी लगती है यहाँ की। तो ये भी एक बड़ा अच्छी चीज़ है। एक किशनगढ़ में एयरपोर्ट है, पूरे राजस्थान में कांच से निर्मित एकमात्र एयरपोर्ट है, कांच से निर्मित एकमात्र हवाई अड्डा जो है वो किशनगढ़ अजमेर में है, ठीक है। ब्यावर के बारे में बहुत सारी चीज़ें, नसीराबाद है जो 1857 की क्रांति का केंद्र रहा। अपन ये सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको समझ आया कि पृथ्वीराज जो विग्रहराज चतुर्थ था उसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर अपन चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न आता है वो है बीसलपुर झील का एवं बीसलपुर कस्बे का निर्माण किसने करवाया। मैंने शुरू में ही बताया था, इसमें विग्रहराज चतुर्थ, वासुदेव चहमान, विग्रहराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो वासुदेव चौहान तो चौहानों का संस्थापक है। कौन है? चौहानों का आप संस्थापक कह सकते हो, आदि पुरुष कह सकते हो, आदि पुरुष कह सकते हो, मूल पुरुष कह सकते हो इसी को, ठीक है। और कब की थी तो आपको ये भी ध्यान रखना है 551 ईस्वी में। इनकी कुल देवी अगर आपसे पूछ ले तो आपको कमेंट करके बताना है इनकी कुल देवी कौन सी है और कुल देवता कौन सा है। कुल देवता तो हर्ष देव है, मैं बता देता हूँ, जिनका मंदिर सीकर में है। और कुल देवी कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीसलपुर। जो शहर बसाया था, झील बसाई थी, वो विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बसाया था या बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय की माता, जिन्होंने पृथ्वीराज के अल्पायु के होने के समय सेनापति भुवनमल तथा कदम्ब दास की सहायता से शासन संचालित किया। यानी इनकी माता का नाम क्या था? हरकाबाई, अनारा देवी, कर्पूरी देवी या रस कपूर। रस कपूर तो प्रेमिका थी, आपको पता हो तो, कि कौन से शासक की प्रेमिका थी? जयपुर का एक शासक है, उसकी प्रेमिका है रस कपूर। जीण माता नहीं, जीण माता नहीं है जी, पूजा बताए के मेवाड़ म्यूजिक, ये जीण माता नहीं है। जीण माता जो है आपको पता होगा, जीण माता का मंदिर सीकर में है। हर्ष और जीण दोनों भाई बहन हैं। और सीकर में ही रिंगस के आगे खाटू श्याम है, जो खाटू श्याम का मेला वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और ये कहे कि
सबसे ज़्यादा भक्तगण आते हैं, जिनको कलयुगी अवतार भी माना जाता है। शाकंभरी देवी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, शाकंभरी देवी। हाँ जी, तो देखिए इनका राइट आंसर होगा कर्पूरी देवी। मैंने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में आपको सब कुछ बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। पृथ्वीराज थर्ड का जो जन्म हुआ था वो अहिल पाटन गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। जन्म कब हुआ, तो कब में आपको बताना है, 1166 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक का अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना है 1177 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1192 ईस्वी में हुई, तराइन के सेकंड बैटल में। माता का नाम क्या है, तो कर्पूरी देवी। पिता का नाम यदि पूछ लिया जाए तो सोमेश्वर चौहान, पिता का नाम सोमेश्वर चौहान है। बिजोलिया शिलालेख इन्हीं के काल का है। अगर मंत्री का नाम पूछ लिया जाए या सेनापति का नाम पूछ लिया जाए तो कदम्बवास, भुवनमल भी नाम आता है, ध्यान रखना, या कैमास, ये दोनों ही थे। तो इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी, राइट है। हाँ, जगत सिंह की, वेरी गुड। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आता है वो ये आता है, हाँ भाई, अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्रश्न बड़ा अच्छा है ये, जल्दी बताओ। अलाउद्दीन के टाइम के समय रणथंभौर का शासक कौन था, जल्दी बताए। मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं इनकी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर था, रतन सिंह था, भीम सिंह था या रतिपाल था। इसमें दो तो सेनापतियों के नाम है और दो राजाओं के नाम है, जल्दी बताए। क्लास में पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। हमीर देव, के एम मेवार म्यूजिक, वेरी गुड। हमीर देव हठीला शासक हुआ करता था। आपको पता होगा कि हमीर के बारे में एक कोटेशन कहा जाता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलई एक बार। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलई एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर देव के बारे में कहा जाता है कि शेर एक बार जिस रास्ते पर चला जाता है ना, वो वापस पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे उसका शिकार हो। सतपुरुष वचन, महापुरुषों ने जो शब्द कहे हैं, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरेश, पूजा, सुरेश, यशराज, भावना, वेरी गुड। तो कहा जाता है कि महापुरुषों के द्वारा कहे गए जो कथन है वो हमेशा सत्य होते हैं। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलई एक बार, केले में जिंदगी में एक बार ही फल आता है, दूसरी बार उसके पेड़ को काटना ही पड़ता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलई एक बार, त्रिया तेल हमीरट। त्रिया का अर्थ होता है स्त्री, यानी स्त्री की जीवन में तेल एक बार चढ़ता है, यानी एक बार शादी होती है, दोबारा फेरे नहीं होते। त्रिया तेल हमीर हट, और हमीर ने अगर हट कर ली, चढ़े न दूसरी बार, दूसरी बार वो कभी मानता नहीं था। तो हुआ ये था कि यहाँ का शासक तो हमीर देव है। हमीर देव की पूरी फैमिली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमीर देव जो था ये चौहान वंश का राजा है, चौहान वंश का। और कहाँ का चौहान है, रणथंभौर का, ये आपको पता ही लग गया। इनके पिता का नाम है जैत्र सिंह, जैत्र सिंह इनके पिता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम है रंग देवी, रंग देवी, और इनकी पुत्री का नाम है देवल दे, जिसने पदमला एक तालाब है वहां कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली थी देवल दे ने।
इधर को क्या होता है, घटना जो है ये तो घटना है 1301 की, लेकिन दिल्ली में एक वंश था, दिल्ली में एक वंश आया और उस वंश का नाम है खिलजी वंश। जो ये खिलजी वंश है ना, इसका संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक जो है इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक पूछ ले तो जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने खिलजी वंश की नींव रखी 1290 ईस्वी में। 1291 में इसने अपने यहाँ रणथंबोर पे आक्रमण किया। तो रणथंबोर का एक से पहले एक दुर्ग पड़ता है झाइन दुर्ग, वहाँ आक्रमण किया तो वो उस किले को तो जीत लिया, लेकिन रणथंबोर को जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। जब इसने रणथंबोर दुर्ग को नहीं जीत पाया ना, तो जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग के बारे में एक कमेंट छोड़कर गया था। और आपको पता है वो कमेंट एग्जाम में बहुत बार आता है कि मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये जो कोटेशन दिया था ना, ये जो कथन कहा था, वो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। 1292 की घटना है ये। जैन दुर्ग का उस समय प्रशासक हुआ करता था और उसका नाम था गुरदास सैनी। हाँ सुरेश, सही कमेंट कर रहे हो आप कि जैन दुर्ग जो है वो रणथंबोर दुर्ग की चाबी या कुंजी कहलाती है। राजस्थान में 3 दुर्ग है जिनकी कुंजियाँ है। एक तो करौली का दुर्ग है, एक अपने रणथंबोर दुर्ग है और एक जालोर दुर्ग है। 3 दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है। ठीक है, तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी इसका एक भतीजा था और उस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं AK-47 नहीं समझना है। AK का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक हरम की राजकुमारी थी, पुत्री थी, और उसका नाम था चिमना। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, इसका भतीजा था और अलाउद्दीन खिलजी प्रेम करने लग गया चिमना से और इन दोनों ने शादी करने की सोच ली। इस बात का पता लग गया जलालुद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ते से हटा दिया जलालुद्दीन खिलजी को और 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, दिल्ली का राजा बन गया, शासक बन गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पूरी दिल्ली की यानी पूरे हिंदुस्तान की जो बागडोर थी ना, अब वो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गई। तो चिमना धीरे धीरे प्रेम विवाह हुआ था ना, लव मैरिज हुई थी। चिमना एक व्यक्ति से लव करने लग गई थी जिसका नाम था मोहम्मद शाह मंगोल। मोहम्मद शाह मंगोल, ये जो मोहम्मद शाह मंगोल से प्रेम करने लग गई और मोहम्मद शाह मंगोल गुजरात अभियान के बाद में सीधा शरण में चला गया। किसकी में? हम्मीर देव की में। और हम्मीर देव को शरणागत वत्सल कहा ही जाता है। ठीक है, हम्मीर देव को, वंदे मातरम जी, तो हम्मीर देव को शरणागत वत्सल कहा ही जाता है। तो हम्मीर देव के पास में चला गया। अब अलाउद्दीन इसको इस बात का पता चल गया कि चिमना किससे प्रेम करती है, मोहम्मद शाह से। इस बात का पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह से कहा कि यार अपने बहुत सारी दासियां हैं, तू किसी और दासी को देख ले बट चिमनी को छोड़ दे। यानी चिमना के बारे में कहा कि भाई चिमनी को छोड़ दे। तो मोहम्मद शाह भी कुछ अलग मिजाज के आशिक रहे, इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं अगर प्रेम करना चाहता हूँ तो सिर्फ चिमना से। मोहम्मद शाह ने मना कर दिया और मोहम्मद शाह ने साफ मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं चिमना को नहीं छोड़ने वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, एक तो कारण ये था कि हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह मंगोल यानी इनके शत्रुओं को, जो इनका विद्रोही था, उसको शरण दी। इस कारण से हम्मीर देव ने आक्रमण किया किसके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंबोर के ऊपर। दूसरा कारण ये था कि रणथंबोर का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था, इसलिए भी इसके ऊपर आक्रमण किया गया। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर का जो शासक था वो हम्मीर देव था। आज अपने हालांकि क्वेश्चन 12 ही हो पाए हैं क्योंकि क्लास का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे पहले तो ये बताओ क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी
तो आपको कल से सभी लोगों को क्लास में जोड़ना भी है। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैंडिडेट्स जोड़ोगे, पढ़ने में उतना ही ज़्यादा क्रिएशन अच्छा होगा। तो एक बार आप कमेंट करके बताएं क्लास कैसी रही, किस तरीके की रही। तब तक के लिए नमस्कार। और कमेंट सेक्शन में क्लास के बारे में ज़रूर आपको लिखना है, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने हैं बच्चों की कि किसकी क्या राय रही, किसको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। इन चीज़ों के बारे में भी आप लिख सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद। ये हो नहीं रही, वैसे पता नहीं माउस काम कैसे बंद